हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षण में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे साहब आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम रिलेटेड अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखा, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। आपका राइट आंसर प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, या किसका कथन है? तो प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, कथन आपका लेस्टर का है, लेस्टर वर्ड। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो शिक्षित बेरोजगारी के लिए इसमें से आपका कारक जिम्मेदार होगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, नियमों में विसंगतियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, परीक्षा में नकल एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला, शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, यह सभी जो है शिक्षित बेरोजगारी के क्या है, दोषपूर्ण कारक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 54 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात था आपका साथियों 943/1000, ठीक है। यानी कि 943 जो है महिलाओं की संख्या और 1000 जो है पुरुषों की संख्या थी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात के मामले में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या आपकी 943, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी? आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा को जो है यहाँ पे मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। समाजवादी समाज शास्त्री जगत में आदर्श प्रारूप की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से जो है वर्ष 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, बताइएगा आंसर का। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपकी सन 1992 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग की संवैधानिक राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारिक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुनकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन आपका जो है फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द्वारा 1902 में किया गया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत फूले के अनुसार जो है समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को वैसे ही मानता है जैसे वह समाज में आता है, ठीक है, जैसे वह समाज में आता है। अगला आपका 50 अस्प्रियता यानी कि अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो आपका आया था साथियों वर्ष 1955 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अस्प्रियता यानी कि वर्ष 1955 में जो है अस्प्रियता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष आपका जो है यहाँ पे B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई। यह संवैधानिक निकाय है। काका कालेलकर आयोग का
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, काका कालेलकर के अध्यक्ष में हुआ, बी आर अम्बेडकर के नहीं हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंट वो हो गया है, ऑप्शन मिस्टेक, तो आपका डी वाला राइट होगा, ठीक है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका कालेलकर, ठीक है। चलिए, और इसकी स्थापना आपकी 29 जनवरी 1953 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी 1932 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। यह जो है संघ अस्पृश्यता को हटाने के लिए, यानी कि अपराध को हटाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर, भील जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, तो भील जनजाति आपकी पाई जाती है साथियों मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। भील जनजाति मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ यहाँ पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। इसकी शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1952 को थी। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 63 नंबर, मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या है, तो मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, कौन कौन से है देखिए। धृत यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी कि सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या, सत्यम, आक्रोध, ठीक है। ये सभी जो है आपके 10 सामान्य धर्म के लक्षण है मनुस्मृति का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी सरकार से है जिसमें शासन का मतलब एक साधारण जनता का शासन होता है। यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह कथन जो है आपका ब्राइस का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है साधारण जनता का शासन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपका 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्मचर्य आश्रम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुद्ध विचारों से अपने इंद्रियों पर संयम रखना, बौद्धिक विकास करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या धारण करना, ठीक है। चलिए अगला है आपका साथियों 66 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श का उपाधि मतलब पुकारा जाता था, बताइए। दिल्ली के कुछ सुल्तान को जो उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था तथा गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौसमी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। विकासशील देशों में निम्न प्रकार से बेरोजगारी पाई, जैसे मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। लेकिन मौसमी बेरोजगारी जो आपकी सामान्य है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 68 में, बताइएगा राइट आंसर का। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है, बताइए। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है किसका, तो सजातीय उत्पाद आपका लक्षण है पूर्ण बाजार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सजातीय उत्पाद पूर्ण बाजार की एक विशेषता है। सजातीय उत्पाद वह उत्पाद है जिसमें विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। सजातीय उत्पाद वह उत्पाद है जिसे विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी उत्पादों से जो है अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए इसको जो है पूर्ण उत्पाद करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 69। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला भाग जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से किसको जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा जो है वुड वुड का डिस्पैच, ठीक है। वुड का डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर सर चार्ल्स
वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए जो एक विस्तृत योजना बनाई और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में सुझाव पत्र जो है भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र अथवा वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है। 71 नंबर, गुप्त वंश के किस राजा को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने लगभग जो है पूरे भारत को जीत लिया था और वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, इसलिए उसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, यह अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है और तीसरे भाग को जो है आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबार का जो है एक विद्वान व्यक्ति था। अगला आपका साथियों 73 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की जीवनी है यह। ठीक है, आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इस किताब में महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इससे महात्मा गांधी के बचपन, उनकी जिंदगी के अहम पलों का वर्णन किया गया। यह पुस्तक जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका एक बृहत वृत्त है। ठीक है, एक बृहत वृत्त वह वृत्त है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। बृहत वृत्त पृथ्वी को आधे भाग में विभाजित करता है और इस प्रकार भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है 14 देशों को होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अमरकंटक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक जो है 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो क्लास को आप लोग देखिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट में क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।